सभी को नमस्कार। केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए क्लास। आ जाइए, पहला अध्याय कंप्लीट हो गया था। आज दूसरे अध्याय की चर्चाएं करेंगे। ठीक है, आज दूसरे अध्याय की चर्चाएं करेंगे। देखिए इधर, पहला अध्याय राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौतियां हो गया था। ये जो क्लास होने वाली है वो राजस्थान बोर्ड और जो 12th क्लास में आर्ट्स के विद्यार्थी है उनके लिए होने वाली है। और जो जो विषय रहेगा वो रहेगा पॉलिटिकल साइंस, है ना। और ये जो सेशन है ये 2026-27 के लिए है। स्वतंत्र भारत में राजनीति पुस्तक चल रही है। अपने दो पुस्तकें चलती है 12th क्लास में, स्वतंत्र भारत में राजनीति और समकालीन विश्व राजनीति। तो हम पढ़ रहे हैं अभी जो स्वतंत्र भारत में राजनीति है। स्वतंत्र भारत में राजनीति को पढ़ रहे हैं। देखते हैं आगे। देखो इधर दूसरा अध्याय शुरू हो गया है। पहला अध्याय हम पढ़ चुके हैं पहले, राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौतियां। आज दूसरा अध्याय है, अध्याय 2। ठीक है, अध्याय 2। अध्याय 2 है एक दल के प्रभुत्व का दौर। यह अध्याय का नाम है, एक दल के प्रभुत्व का दौर। आप आराम से नोट्स बना सकते हो, बिल्कुल अच्छे से नोट्स बना सकते हो। अध्याय 2 लगाओगे, स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली पुस्तक है, और अध्याय 2 लगा के अध्याय का नाम लिख लो, एक दल के प्रभुत्व का दौर। आराम से नोट्स बनाते हुए चलेंगे, या आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में आराम से नोट्स बना लेंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। पहली जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी एक दल के प्रभुत्व के दौर से अभिप्राय। एक दल के दौर के एक दल के प्रभुत्व के दौर से क्या अभिप्राय, अर्थात एक दलीय जो एक दलीय है, एक दलीय व्यवस्था है वो क्या है, एक दलीय व्यवस्था क्या है, यहां ये बात हो रही है। तो देखो इधर देखते हैं, यहां देखो एक मतलब एक दल और दलीय मतलब दल, प्रभुत्व का मतलब होता है वर्चस्व, है ना। वर्चस्व, वर्चस्व का मतलब होता है प्रभाव। और बात करूं मैं तो प्रभाव, है ना। या मैं और बात करूं तो अधिकार, और बात करूं मैं तो अधिकार। इसका मतलब क्या हो गया, किसी एक ही दल का, किसी एक ही दल का वर्चस्व रहा है, प्रभाव रहा है, या फिर अधिकार रहा है, तो वो क्या है। अब देखो इधर कौन सा दल है, वो दल है कांग्रेस। कौन सा है, वो दल है कांग्रेस। ठीक है, देखो इधर आगे, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्रता के बाद 1952, 1957 और 1962 के तीनों आम चुनावों में केवल कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही, जिसे एक दलीय प्रभुत्व का दौर कहा जाता है। अब सुनो इस बात को, एक दलीय प्रभुत्व का दौर। देखो 1952 में प्रथम आम चुनाव होते हैं, यहां बता देता हूं मैं, है ना। प्रथम आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव आगे अच्छे से डिटेल से चर्चाएं करेंगे। पहला जो आम चुनाव है 1952 में होता है। 1900 हर 5 वर्ष बाद में चुनाव होते हैं, है ना, 5 वर्ष बाद होते हैं। तो अगला जो चुनाव हुआ वो 1957 में हुआ, 1957 में। इसको मिटा देता हूं एक बार, 1957 में हुआ। उसके बाद में तीसरा जो आम चुनाव वो हुआ 1962 में। देखो 3 आम चुनाव होते हैं, 1, 2 और 3। तीनों में लगातार कौन सी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही। अब तीनों रेगुलर कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, तो कांग्रेस पार्टी का मैं यहां कहूंगा वर्चस्व रहा। क्या रहा, वर्चस्व रहा। अब कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा, इसी को एक दलीय व्यवस्था कहा गया है। इस बात को समझेंगे आप कि अब देखो यहां एक नोट करके मैंने लिखा हुआ है, सरल भाषा में समझो तो आप, जब एक दल कुछ वर्षों तक सत्ता में बना रहता है तो उसे एक दलीय प्रभुत्व की अवस्था कहा जाता है। सीधी सी मैं बात करूं तो यदि कोई दल लगातार सत्ता में रहता है, लगातार सत्ता में बना रहता है, बना रहता है, उसे ही क्या कहते हैं, एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था। ठीक है, यहां व्यवस्था कर लेंगे आप लोग, व्यवस्था कहते हैं। अब देख लो इधर, यहां सीधी सी पूरी किताबी नोट्स बनाना है आपको, तो ये लाइन बिल्कुल लिखनी है। स्वतंत्रता के बाद 1952, 57, 1962 के तीनों आम चुनाव में केवल कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही, इसे ही एक दलीय प्रभुत्व का दौर कहा जाता है। बार बार प्रश्न पूछा जाता है, एक दलीय प्रभुत्व का दौर से क्या अभिप्राय है, तो आप इसको अच्छे से लिख लेंगे ये हेडिंग लगा के। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, और बाद में लिख लेना। नोट्स यही लिखना है जो लिखा हुआ है, ये जो मैं समझा रहा हूं ये नहीं लिखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो लोकतंत्र का अर्थ,
लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता द्वारा सभी के लिए स्वतंत्रता और समानता के आधार पर शासन। अर्थात मैं कहूं कि जनता के द्वारा समानता और स्वतंत्रता के आधार पर जो शासन है वही क्या है? लोकतंत्र है। आप लोकतंत्र की हेडिंग लगा लोगे और उसमें लिख लोगे, अर्थ लिखे लोकतंत्र का अर्थ, और उसमें लिखोगे जनता द्वारा सभी के लिए स्वतंत्रता और समानता के आधार पर शासन। ठीक है। अब देखो, एक व्यक्ति था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की परिभाषा भी लिखनी है यदि पूछ ले तो लोकतंत्र को लेकर। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, अर्थात जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। अर्थात सीधी सी मैं बात करूं तो अब्राहम लिंकन ये कह रहा है कि कुल मिला के किसका शासन होना चाहिए? जनता का शासन। किसका शासन? जनता का शासन होना चाहिए। उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं लोकतंत्र। उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, भारत में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के साथ ही एक और चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना। देखो, राष्ट्र निर्माण की जो चुनौती है वो हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। ये जो बात है वो हम अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं, अध्याय 1। अब जो दूसरे अध्याय में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है लोकतंत्र की स्थापना, या लोकतंत्र के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आई, लोकतंत्र की स्थापना को लेकर क्या क्या चुनौती रही, वो हम पढ़ने वाले हैं दूसरे अध्याय में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इधर, अब ये हो गया अब्राहम लिंकन की भी आप हेडिंग लगा के सिर्फ ये लाइन लिख लोगे और फिर एक लाइन ये लिख लोगे कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती के साथ ही एक और चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना करना। अब हम आगे चलते हैं लोकतंत्र को लेकर। ठीक है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप यूट्यूब पे जाके केडी क्लासेज CLASSES11 ये आप जैसे ही सर्च करोगे अपना यूट्यूब चैनल आ जाएगा, YOUTUBE, है ना, और आप इसको क्या कर लोगे? सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो और परिवार में जितने भी मोबाइल है उसमें भी क्या कर दो? इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस आप कैसे भी करके 500 प्लस सब्सक्राइब कर दो। लगभग 400 तक तो पहुंच गया अपना मामला। आगे आपकी है, आपका चैनल है, आप पहुंचा दो ताकि रेगुलर क्लासे मैं लाता रहूं। चलते हैं आगे। अब देखो, भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की प्रमुख चुनौतियां, ये मेन हेडिंग रहेगी। भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की प्रमुख चुनौतियां। प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है ये हम अब पढ़ने वाले हैं। बार बार प्रश्न यहीं से उठ के आता है। देखो, अध्याय 1 में तो कहां से आता है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से, और अध्याय 2 में बात आती है तो लोकतंत्र स्थापित करने की प्रमुख चुनौतियों से आता है। तो हम एक एक करके 6 चुनौतियों को देखेंगे। इसके सामने कुल कितनी चुनौतियां थी? 6 चुनौतियां थी। ठीक है, 6 चुनौतियां। इधर आ जाओ। देखो, जो पहली चुनौती है वो है साक्षरता का अभाव। क्या है? साक्षरता का अभाव। देखो, इसमें आप अच्छे से देख पाओगे इस समय जो, देखो ये मेन हेडिंग लगा लेना, उसके बाद में नंबर 1 लगा के लिखोगे साक्षरता का अभाव। इसका मतलब जो पहली चुनौती रही है लोकतंत्र की स्थापना में वो रही है साक्षरता का अभाव, या मैं इसको कह सकता हूं अशिक्षा। क्या? अशिक्षा, कम शिक्षा, कम पढ़े लिखे लोग थे। कब की बात हो रही है? ये 1947 के बाद की बात हो रही है जब अपना देश आजाद हो गया था। ठीक है, इस समय देश में 17 करोड़ मतदाता थे। मतदाता का मतलब वोट देने वाले थे, जिसमें महज सिर्फ और सिर्फ 15% ही क्या थे? साक्षर थे। कभी कभार सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लोकतंत्र की स्थापना के समय कितने प्रतिशत मतदाता साक्षर थे, तो कितने प्रतिशत हो जाएगा? 15%। ठीक है, याद रखेंगे, मतदाता थे। इसी कारण लोकतंत्र स्थापित करने में प्रथम चुनौती साक्षरता का अभाव रही। अब देखो, 17 करोड़ मतदाता थे लेकिन 15% ही पढ़े लिखे थे, इसलिए ये सबसे बड़ी चुनौती आ गई सामने कि अब समस्या आएगी कि वोट बिल्कुल बंटने की वो हो गया था कि वोट का दुरुपयोग होगा, है ना, क्योंकि जो अनपढ़ लोग हैं वो किसी के कहने में आकर कहीं भी वोट दे देंगे। तो ये पहली चुनौती थी साक्षरता का अभाव। ठीक है, दूसरी जो चुनौती है वो है निर्धनता या गरीबी। निर्धनता कह दो चाहे गरीबी कह दो, बात एक ही है, क्योंकि इस समय लोग बहुत गरीब थे, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी। करते हैं बात, करते हैं बात। आगे देखते हैं, निर्धनता गरीबी। इस समय देश की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, इसी कारण गरीबी, देखो निर्धनता और गरीबी को देखो, इस समय देश की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, इसी कारण गरीब मतदाताओं
के प्रभावित होने की संभावना थी। देखो वही बात आ गई कि गरीब लोग हैं, तो ये था कि यदि जो गरीब है उसको जो पैसे देगा, लालच दे देगा, तो मतदाता प्रभावित होंगे। मतलब जिधर जो पैसे देंगे उसी साइड से वोट दे देंगे गरीब लोग, क्योंकि गरीब लोगों को तो क्या चाहिए, खाना चाहिए, रोटी चाहिए, पैसे चाहिए, तो ये उनके कहने में आ जाएंगे, क्योंकि वैसे भी ये साक्षर तो कम है, तो ये जो इनको जैसा कहा जाएगा वो वैसे ही करेंगे। तो इसीलिए मतदाताओं के प्रभावित होने का डर था, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, ये दूसरी चुनौती थी। ठीक है, आगे चलते हैं, आराम से 2 नंबर लगा के हेडिंग लगा लेंगे, उसमें ये 2 लाइनें और लिख लेंगे। आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बाद में आराम से नोट्स भी बना सकते हो, है ना। और केडी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर करो। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 3, जो तीसरी चुनौती है वो है जातिवाद। देखो जातिवाद कैसे, नाम से पता चल रहा है कि वो जो मतदाता होगा वो अपनी जाति को देखकर वोट करेगा। उस समय भी ये था और वर्तमान में भी ऐसी समस्याएं बनी हुई है। भारत की राजनीति जातिवाद से प्रभावित है, ये हम मानते हैं कि जातिवाद देखने को मिलता है, धर्म जाति ये देखने को मिलता ही है अधिकतर, है ना। जातिवाद के कारण मतदाता को योग्य उम्मीदवार दिखाई नहीं देता है, जो अच्छा उम्मीदवार होता है वो नहीं दिखाई देता, क्योंकि जातिवाद में अपनी ही जाति का लोग दिखाई देते हैं, उम्मीदवार दिखाई देता है कि ये मेरी जाति से खड़ा हुआ है इसलिए मैं वोट मेरी जाति वाले को ही दूंगा। इसलिए जाति, है ना, मतदाता अपनी जाति के आधार पर ही क्या करता है, मतदान करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जातिवाद भी लोकतंत्र के समक्ष तीसरी चुनौती बनकर आई, क्योंकि लोग अपनी जाति को ही मतदान मतलब कि मत देने को आगे अग्रसर रहते हैं, क्योंकि अपनी जाति को बढ़ावा मिला है। तीसरी चुनौती जातिवाद थी। चौथी जो चुनौती रही है वो रही है क्षेत्रवाद। कौन सी रही है, क्षेत्रवाद। देखो क्षेत्रवाद कैसे देता है, क्षेत्रवाद के कारण नए नए क्षेत्रीय दलों का निर्माण किया जाता है, ये दल क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। क्षेत्रवाद का मतलब होता है कोई विशेष क्षेत्र, अब यहाँ के लोगों के लिए एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा और वो विशेष राजनीतिक दल बना लेगा और ये कहेगा कि आपकी आवाज तो मैं ही सुनूंगा, तो मैं ही सुनूंगा। तो किसको बढ़ावा मिल रहा है, क्षेत्रवाद को। क्षेत्रवाद को क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये चौथी चुनौती हो गई, हेडिंग लगा के इनमें भी एक लाइन लिख लेंगे। ये महत्वपूर्ण है, 6 की 6 जो चुनौतियां हैं लोकतंत्र के समक्ष वो महत्वपूर्ण है। देखो 5वीं जो चुनौती है वो है सांप्रदायिकता। 5वीं जो चुनौती है वो है सांप्रदायिकता। देखो सांप्रदायिकता को मैं और कहूं तो धार्मिकता भी कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं, धार्मिकता, धर्म के आधार पे। ठीक है, देखो भारत में अनेक दलों का विकास सांप्रदायिकता के आधार पे हुआ, अर्थात मैं कह दूं तो किसके आधार पे हुआ है, धर्म के आधार पर भी हुआ है। जैसे हिंदू महासभा, नाम से पता चल रहा है हिंदू है तो धर्म है। अकाली दल, शिवसेना, मुस्लिम लीग, यहां देखो मुस्लिम लीग, तमिलनाडु में डीएमके, द्रविड़ मुनित्र कसगम, है ना, तो डीएमके आदि ये दल सांप्रदायिकता के आधार पर मतदाताओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो 5वीं जो चुनौती रही है लोकतंत्र के समक्ष वो रही है सांप्रदायिकता। देखो इधर, ठीक है, इन दलों को याद कर लेंगे और सांप्रदायिक में लिख देंगे कि मतदाताओं को यह दल प्रभावित करते हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। अब आगे चलते हैं, जो 6वीं चुनौती रही है लोकतंत्र के समक्ष वो रही है सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक का मतलब हो गया सब में समान रूप से मत का अधिकार दिया जाए, सबको समान रूप से मतदान का अधिकार दिया जाए। तो देखो उस समय ये संभव नहीं था, क्योंकि पता नहीं था कैसे क्या सूची तैयार करनी है, कैसे क्या सभी को शामिल करना है मतदाता सूची में। हम इसमें देखते हैं, भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए उस समय स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना एक कठिन था, क्योंकि चुनाव के लिए क्षेत्रों का सीमांकन करना तथा वयस्क मतदाताओं की सूची बनाना अधिक कठिन और समय लेने वाली चुनौती थी। ये सार्वभौमिक मताधिकार था, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना कठिन था, क्योंकि चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन भी करना था, मतदाता सूची भी बनानी थी, क्योंकि मतदाता सूची 17 करोड़ मतदाता है, उस समय सोर्सेज कम थे, तो इसीलिए समय लेने वाला था। इसलिए ये 6 चुनौतियां हैं लोकतंत्र के समक्ष। आप इन 6 को विद हेडिंग अच्छे से पढ़ लेंगे और आराम से नोट्स बना लेंगे, आराम से आप नोट्स बना लेंगे। क्लास को रोक के आराम से फिर बनाते हुए चलो, एक एक स्लाइड वाइज रोक लो क्लास को, फिर बना लो, फिर रोक लो, फिर बना लो, लेकिन नोट्स बिल्कुल जैसे मैंने हेडिंग लगाई है वैसे आपको नोट्स बनाने हैं। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, बस विद
हेडिंग आप पढ़ते चलो। देखो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण, ये नई हेडिंग रहेगी, भारतीय संविधान का निर्माण। बस इसमें ज्यादा कुछ बात नहीं है, फैक्ट बातें हैं सीधी सी। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। सीधा सा प्रश्न पूछ सकता है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो आपको क्या करना है, 2 वर्ष 11 माह और कितने दिन, 18 दिन का समय लगा है। यदि सीधा सा प्रश्न पूछे समय को लेकर कि कितना समय लगा है, तो आप ये समय लिख दोगे। देखो, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इसका मतलब मैं कह दूं यहां पर आंशिक रूप से क्या किया गया, आंशिक रूप से लागू किया गया था। 11वीं में हम पढ़ते हैं यहां पर 16 अनुच्छेदों को लागू भी किया गया था, है ना। लेकिन यहां पर अंगीकृत पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो आपको याद करना है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। भारतीय संविधान पर सहमति के साथ 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुए। अब सीधा सा पूछे भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए, सबकी सहमति के साथ, तो आपको लिखना है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। अब जो लास्ट लाइन है और महत्वपूर्ण लाइन है वो है, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, लागू किया गया। तो सीधा सा याद रखेंगे, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ये कुछ फैक्ट है, यहां 1 2 3 और ये चारों को अच्छे से याद कर लेंगे, यहां से एक प्रश्न बार बार बनता है। ठीक है। आगे चलते हैं। आप क्लास को रोक के बिल्कुल नोट्स बना के फिर आगे चल लिया करो, चाहे पर आराम से नोट्स बिल्कुल आराम से बनाओ, है ना। अच्छे से बनने चाहिए कि एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, ये मैं कह रहा हूं आपको। बस आप अच्छे से इनको पढ़ लो। आगे चलते हैं। अंतरिम सरकार, सीधा सा प्रश्न बनेगा इसमें, तो यही बनेगा कि अंतरिम सरकार क्या है, कि उसने क्या किया था। तो देखो इधर, भारतीय संविधान लागू होने तक अंतरिम सरकार द्वारा भारत के शासन का संचालन किया गया था। बस इसमें इतना ही याद करना है कि अंतरिम सरकार के द्वारा क्या किया गया था। संविधान लागू होने तक भारत के शासन का संचालन, अंतरिम सरकार ने क्या किया था, शासन का संचालन किया था। ठीक है। बस इसमें इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। आप केडी क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा कि आप कैसे भी करके अपने यूट्यूब चैनल को 500 प्लस सब्सक्राइब करवा दो, बस आपका आभार रहेगा। ठीक है, 500 प्लस। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय चुनाव आयोग, यहां से बार बार एक प्रश्न बनता ही है। कैसे बनता है मैं आगे आपसे चर्चा ही करूंगा कि भारतीय चुनाव आयोग से लेकर कैसे प्रश्न बनता है। देखो इधर, सबसे पहले प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। तो आपको याद करना है, भारतीय चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को होता है। 25 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान का क्या होता है, गठन होता है। मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूं। अंतरिम सरकार हो गई 25 जनवरी 1950। ठीक है, एक बार वाइट कर लेते हैं। देखिए, देखो 25 जनवरी को इसकी स्थापना होती है, इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मतदान दिवस। मतदान दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। ठीक है, क्योंकि 25 जनवरी को ही भारतीय चुनाव आयोग का क्या होता है, गठन होता है, इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मतदान दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन कौन थे, प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो इसका मतलब ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। ठीक है, सुकुमार सेन याद कर लेंगे। आगे चलते हैं। जो सुकुमार मतलब प्रथम चुनाव आयुक्त है या चुनाव आयुक्त है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सीधा सा प्रश्न पूछ लेगा, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और ये चुनाव आयुक्त अपना त्यागपत्र भी किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। नीचे वाला लाइनों में ये बातें भी लिख लेंगे। 25 जनवरी को चुनाव आयोग का गठन हुआ है, 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को इसका गठन हुआ, इसलिए 25 जनवरी को ही मतदान दिवस। और प्रथम चुनाव आयुक्त, ये लाइन तो अच्छे से रट लेना, सुकुमार सेन, बस इनका नाम याद कर लेना। आगे चलते हैं।
भारतीय चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या है, कार्य को देखते हैं अपन भारतीय चुनाव आयोग के। ये 4-5 कार्य है, इनको अच्छे से देख लेंगे। देखो, पहला जो सीधा प्रश्न बनेगा तो ऐसे बनेगा, भारतीय चुनाव आयोग के बारे में विस्तार से समझाइए। तो विस्तार से हमें उसका गठन समझाना है, प्रथम चुनाव आयुक्त को लिखना है और इसके कार्यों को लिखना है। ठीक है, देखो, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना पहला जो कार्य है। जैसे चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करेंगे कि ये क्षेत्र इसमें आ रहा है, इस क्षेत्र का ये नाम है। पूरा चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन कौन करेगा? भारतीय चुनाव आयोग ही। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी कौन करवाता है? भारतीय चुनाव आयोग ही करवाएगा। किस किस का करवाएगा ये हम आगे देख लेंगे। मतदाता सूची भी भारतीय चुनाव आयोग ही तैयार करता है कि मतदाता सूची में किन के नए नाम जुड़े हैं, किसके हट गए, ये सब कुछ भारतीय चुनाव आयोग ही करता है। राजनीतिक जो दल होते हैं, बड़े छोटे, राष्ट्रीय राजनीतिक दल या क्षेत्रीय राजनीतिक दल, उन सभी को मान्यता भी राज्य निर्वाचन वो भारतीय निर्वाचन आयोग ही देता है। ये 4 कार्य अच्छे से रट लेना कि भारतीय चुनाव आयोग के कार्य कौन कौन से हैं। बिल्कुल सीधे से लाइनें हैं, इन लाइनों को अच्छे से आप देख लेंगे। ठीक है, देखो, भारतीय चुनाव आयोग किस किस का चुनाव करवाता है। भारतीय चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल के चुनाव करवाता है। संसद में किसका करवाएगा? एक तो राज्यसभा का, संसद ही है, राज्यसभा के 2 सदन, संसद व राज्यसभा व लोकसभा। ठीक है, और यहां पर मैं बात करूं तो विधानसभा का करवाता है। ठीक है, विधानसभा। ठीक है, आगे चलते हैं, इनको कार्यों को भी देख लेंगे। यदि बड़ा प्रश्न आएगा तो आपको कार्य भी लिखना ही होता है। देखो, प्रथम चुनाव आयोग मतलब भारत में प्रथम आम चुनाव 1952। ये चर्चाएं हम थोड़ा पहले भी कर चुके हैं कि भारत में पहले आम चुनाव कब होते हैं? 1952 में। अच्छा, 1952 में क्यों होते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, हेडिंग लगाएंगे बिल्कुल बकायदा अच्छे से, प्रथम आम चुनाव और डैश करके लिख देंगे 1952, और उससे नीचे वाली लाइनों में समझते हुए लिखेंगे, भारत में प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के मध्य में हुए। इसका मतलब 51 से 1952 के मध्य चुनाव होते हैं। लेकिन अधिकतर जगहों पर, अधिकतर का मतलब हो गया ज्यादा, है ना, ज्यादा स्थानों पर या अधिक स्थानों पर। इसका मतलब मैं कह दूं, यहां यदि 100 स्थान है तो लगभग 90 स्थानों पर तो कब होते हैं? 1990 में। मतलब स्थान कह दो चाहे क्षेत्र कह दो, है ना, मैं ऐसे कह रहा हूं कि 100 क्षेत्र है ऐसे मान लो, और 100 क्षेत्रों में से 90 क्षेत्रों में कब हो रहा है? 1952 में। इसलिए अधिकतर क्षेत्रों में 1952 में हो रहा है ना, अधिकतर क्षेत्रों में 1952 में चुनाव हो रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? 1952 में चुनाव हुए, इसीलिए 1952 के आम चुनाव कहा जाता है। अब समझ में आ गया होगा इसी को प्रथम आम चुनाव क्यों कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर जगहों पर कब होते हैं? 1952 में होते हैं। प्रश्न आएगा प्रथम आम चुनाव कब हुए, तो आपको लिखना है 1952। देखो इधर, प्रथम आम चुनाव लोकसभा के लिए 489 सीटों पर होते हैं तथा इसी के साथ विधानसभा के 3200 सीटों पर चुनाव होते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम आम चुनाव लोकसभा के साथ साथ किसके हुए, तो लोकसभा के साथ साथ किसके हुए? विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं। ठीक है, और विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं ये सीटें भी याद करेंगे, है ना, ये सीटें भी कितनी सीटों पर हुए हैं विधानसभा के चुनाव? 3200 सीटों पर। ठीक है, अच्छे से याद कर लेंगे, नोट्स इनको लिख लेंगे। अब आगे देखते हैं पहले आम चुनाव में क्या क्या समस्याएं आई है ना। देखो, प्रथम आम चुनाव में आई समस्याएं। अब समस्याएं आएगी क्योंकि हम पता कर चुके हैं गरीबी है, वयस्क मताधिकार के आधार पर भी चुनाव कराना बहुत मुश्किल है, मतदाताओं अधिकारियों को तैयार करना था, मतदाता सूची बनानी थी, तो ये समस्याएं तो बननी है ही है। देखते हैं क्या क्या समस्याएं आई है। प्रश्न आएगा तो ऐसा आएगा कि प्रथम आम चुनावों के मध्य आई 3, 5, 4 चुनौतियों को लिखिए। कैसे भी दे सकता है वो, तो निम्न समस्याओं को लिखिए। तो ये समस्याएं रहेगी। इस समय देश में 17 करोड़ मतदाता थे, तो पहली समस्या थी वो तो अधिक मतदाता थे, क्योंकि उस समय सोर्सेज कम थे, मतलब कि साधन कम थे लेकिन मतदाता अधिक थे, तो पहली समस्या तो ये थी। दूसरी समस्या जो रही है वो केवल 15% लोग ही पढ़े लिखे थे, सिर्फ और सिर्फ 15% साक्षर मतदाता थे, तो भी ये समस्याएं बनी है। ठीक है, इसको सही कर देता हूं मैं एक बार। ठीक है, इधर आ जाओ। 40 लाख महिलाओं के मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं हो पाए, मतलब महिलाओं के नाम दर्ज नहीं हो पाए, क्योंकि कारण यह था कि इन महिलाओं को सही से नाम ही नहीं पता था। यदि किसी महिला को नाम पूछे तो वो क्या कहेगी? अल्लाह की बेटी, फला की बीवी, ऐसे करके अल्लाह फला नाम था। ऐसे पहले के जमाने में यही चलता था, कोई नाम था ही नहीं, है ना, मैं तो उसकी बहू, ऐसे करके उसमें आपकी बुक में भी लिखा हुआ है ये बातें, है ना। तो 40 लाख महिलाओं के नाम ही दर्ज नहीं है क्योंकि उनका नाम का ही पता नहीं था।
3 लाख चुनाव कराने वाले अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। मतलब कि अधिकारियों को यह कहा गया कि चुनाव कैसे करवाना है, तो इसलिए पहले प्रशिक्षित किया गया। तो यह भी एक बहुत बड़ा जोखिम भरा काम था कि इतने लोगों को प्रशिक्षित करना। भारत में सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाए गए, जो अपने आप में, जो अपने, ये यहां पर 5 कर लेंगे आप, है ना, ये सॉरी 4 लिख दिया मैंने, यहां पर आप 5 कर लो, ठीक है। आधार पर चुनाव करवाए गए, जो अपने आप में क्या था, एक जोखिम भरा प्रयोग था, ठीक है। इनको अच्छे से देख लेंगे एक एक बार, ज्यादा इसमें कुछ बातें हैं नहीं, जो हम पहले देख चुके हैं वही है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो कुछ पत्रिकाएं हैं, कुछ समाचार पत्र हैं, जिन्होंने सार्वभौमिक जो मतदान करवाया जा रहा है उनके बारे में इन्होंने कहा है, मतलब आलोचना की है। देखो जो ऑर्गेनाइजर नामक पत्रिका है वो क्या कह रही है, कभी कभार सीधा सा प्रश्न बन सकता है कि ऑर्गेनाइजर पत्रिका का क्या कथन था, इसने क्या कहा था। तो देखो पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। मतलब कि इसमें ऑर्गेनाइजर पत्रिका ये कह रही है कि ये जो भारत में सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव करवा रहे हैं ना, ये असफल रहेगा और जवाहरलाल नेहरू पछताएगा। जवाहरलाल नेहरू पछताएगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कह रहा है। ये सिर्फ कह रहा है कि देखना, सपोज दैट, ये ऐसे कह रहा है ऑर्गेनाइजर पत्रिका। देखते हैं आगे चुनाव करवाने के बाद में क्या होता है। इंडियन सिविल सर्विस क्या कहता है, इसने कहा कि आने वाला समय और अब से अधिक जानकार होगा। मतलब जो आने वाला दौर है वो पढ़ा लिखा होगा, जो, है ना, जो बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की यह बेहुदी नौटंकी देखेगा। आने वाला जो दौर है वो पढ़ा लिखा होगा, लेकिन जो अभी अनपढ़ लोग हैं, इन्होंने जो मतदान किया है इसकी बेहुदी नौटंकी देखेगा कि देखो कैसे असफल हुआ है पहले, है ना, असफल हुए हैं चुनाव। ये 2 पत्रिकाएं थी जिन्होंने अपने लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जो चुनाव करवाए जा रहे हैं उनकी आलोचना की है। अब देखो आगे चलते हैं, ये आलोचना इन्होंने कर दी, इनको समय आंसर देगा। आगे चलते हैं, ठीक है। आ जाओ इधर, ये कथन हो गए। अब देखो प्रथम आम चुनाव के परिणाम, चुनाव 1952 में हो चुके थे, अब इसके परिणाम आ गए हैं। प्रथम आम चुनाव की मतगणना में 6 महीने का समय लगा। मत की जो गणना की गई उसमें 6 महीने का समय इसलिए लग गया क्योंकि उस समय इतने सोर्सेज नहीं थे, तो एक एक पेटी को उठाकर उनमें मतों को गिना गया, है ना, और गिनने में जो समय लग गया वो लग गया 6 महीने का। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को 364 सीटें मिली। अब देखो कितनी सीटें थी, 489, और उसमें से भी कांग्रेस को कितनी मिल रही है, 364 सीटें। और दूसरे स्थान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका मतलब ये है सीपीआई। सीपीआई को कितनी सीटें मिली, 16 सीटें मिली। यहां पर जो याद करने की बात है वो सिर्फ नंबर 1 तो है, पहले आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद करना है कितने, 364। दूसरी जो बात याद करनी है वो पहले आम चुनाव में सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको कितनी सीटें मिली, तो इसको मिली 16, सॉरी कितनी मिली, 16 सीटें मिली। बस ये 2 बातें याद कर लो, यहां पर चुनावों के परिणामों में हेडिंग लगा लेंगे प्रथम आम चुनाव के परिणाम, और उसमें परिणामों में ये बात लिख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नोट करके लिखाया हुआ है। 1967 के लोकसभा चुनाव में लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, परंतु केरल में डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रभुत्व रहा। ये विधानसभा क्षेत्रों की बात हो रही है, तो यहां पर जो मैं बात करूं तो इन 2 जगह पर किसका रहा, मतलब लोकसभा में रहा है कि अधिकतर जो चुनाव हुए हैं उनमें लगभग कांग्रेस जीती है, लेकिन 2 जगह ऐसी जगह है जहां पर अलग अलग पार्टियों का वर्चस्व रहा। पूरे देश में कांग्रेस, लेकिन एक तो केरल में डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट, और यहां पर मतलब कि केरल में डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रभुत्व रहा है। आगे चलते हैं, पहले आम चुनाव के परिणाम हो गए, आगे बात करेंगे। अब देखो भारत में प्रथम आम चुनाव के परिणाम स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से आने पर आलोचकों के क्या हो गए, मुंह बंद हो गए, है ना, मुंह बंद हो गए। अब देखो आलोचक कौन थे, देखो इधर ऑर्गेनाइजर और इंडियन सिविल सर्विसों ने क्या कहा था, इन्होंने लिखा था जवाहरलाल नेहरू पछताएगा, इन्होंने कहा था देखा ये बेहुदी नौटंकी है इंडियन सिविल सर्विस ने। लेकिन अब इनके मुंह बंद हो गए, देखो कैसे हो गए, क्योंकि परिणाम आ गए, चुनाव करवा लिए।
तो अब देखो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया जो सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। इसका मतलब ये कह रहे थे कि सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर भारत में चुनाव नहीं करवाए जा सकते, लेकिन यहां करवा लिया गया है, इसलिए उन आलोचकों के क्या हो गए, मुंह बंद हो गए। ये कह रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया। जो दूसरी बात है हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को क्या दिया है, अंजाम दिया है। अब देख लो, इसका मतलब लोकतंत्र, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसमें सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर जो चुनाव हुए हैं वो सफल हुए हैं। तो इसलिए आलोचकों के क्या हो गए, आलोचकों के मुंह बंद हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन दूसरे आम चुनाव। दूसरे आम चुनाव हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास क्या हो रही है, थोड़ी बड़ी हो रही है। नेक्स्ट क्लास CLASS, नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे हम। जल्दी इस दूसरे अध्याय को भी समाप्त कर लेंगे। तो मैं आपको कहूंगा आप हमारे YouTube चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। अपने YouTube चैनल का नाम क्या है, KD's क्लासेज। ठीक है, ES11 इसको YouTube पे आप जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करो, है ना, और सब्सक्राइब करो। ठीक है, आपका आभार रहेगा। सब्सक्राइब करो, शेयर करके जो भी 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस है उन विद्यार्थियों को आप शेयर करो। और मैं कह रहा हूं, आपको गारंटी दे रहा हूं कि बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं नोट्सों में से ही प्रश्न आएंगे 100 ऑफ 100। ठीक है, बस आप पूरे नोट्स अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि ये अपग्रेड नोट्स है 2026 और 27 के लिए ये नोट्स है। तो आप अच्छे से इनको अपडेट करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप आराम से नोट्स बनाओ। बाकी की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आपका बहुत आभार, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राम।